सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। पिछली क्लास के अंदर इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जो कि हमारा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट सब्जेक्ट का पहला चैप्टर था, उसको हमने स्टार्ट किया था। और जैसा मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर के अंदर हम ये पढ़ने वाले हैं कि इंडिपेंडेंस के एरा के वक्त, यानी जब इंडिया इंडिपेंडेंस की लड़ाई लड़ ही रहा था और इंडिपेंडेंट होने वाला था, उस समय पर इंडियन इकोनॉमी का स्टेट कैसा था, किस तरह से ब्रिटिशर्स ने इंडिया को कॉलोनियल फॉर्मेट के अंदर एक्सप्लॉइट किया था, इन सब बातों के बारे में अपन पढ़ने वाले थे इस चैप्टर के अंदर। एंड अभी तक हमने बच्चों एक ही टॉपिक कवर किया था, दैट वाज द फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। सो बाय द वे ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स आई एक्सप्लेन्ड यू कि इंडियन इकोनॉमी का स्टेटस क्या था, किस तरह से इंडियन इकोनॉमी को रूल किया गया था और अलग अलग सेक्टर्स के क्या हालात थे, वो हमने बहुत ही शॉर्ट के अंदर डिस्कस किए थे इन द वेरी फर्स्ट टॉपिक, दैट इज द फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। सो इंडियन इकोनॉमी वाज स्टैग्नेंट, मीनिंग देयर बाय कि भैया जो ग्रोथ है वो बहुत धीमी दर से थी, बहुत धीमी रेट पर ग्रोथ थी। द ग्रोथ वाज एक्सट्रीमली स्लो. It was estimated by a few notable economists that the growth rate of national income was just 2% per annum, and the growth rate in per capita income was just 0.5% per annum. अलग अलग इकोनॉमिस्ट के नाम थे जो मैंने आपको बता दिए थे, हालांकि अपन इस क्लास के अंदर उसको मार्क करेंगे, बट मैंने आपको पहले से शो कर दिया था ये चीजें। दादा भाई नेरोजी, विलियम डिग्बी, फिनले शेरस, देन वी राव एंड सी देसाई। ठीक है ना बच्चों, इन सब ने क्या करा था, नेशनल इनकम को और पर कैपिटा इनकम को एस्टिमेट किया था, जहां से हमको ये मालूम चला कि 2% पर एनम का ग्रोथ रेट है नेशनल इनकम का, और 0.5% जो ग्रोथ रेट है वो किसका है, पर कैपिटा इनकम का है। सो इंडियन इकोनॉमी वाज एक्सट्रीमली स्टैग्नेंट. Also, the Indian economy was very backward, meaning thereby that the per capita income was extremely low, due to which majority of Indians were living below the poverty line. There was high degree of unemployment, and people were not having the basic necessities of food, shelter, and clothing. उसके अलावा हमारा जो इंडियन एग्रीकल्चर था बहुत ही बैकवर्ड था। अराउंड 72% इंडिया की पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में एंगेज थी, बट उनका जीडीपी कंट्रीब्यूशन 50% ही था। यानी एम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा है एग्रीकल्चर में, बट जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी की लेकर वो काफी कम है। इंडस्ट्रियल सेक्टर काफी बैकवर्ड था, सफिशिएंट क्वांटिटी में इंडस्ट्रीज अवेलेबल नहीं थी। इनफैक्ट जो हमारी बेसिक इंडस्ट्रीज, हैवी इंडस्ट्रीज होती हैं, वो भी हमारे पास में नहीं थी। उसके अलावा इंडिया वॉज हेविली डिपेंडेंट ऑन द इम्पोर्ट्स, तो कंज्यूमर गुड्स एंड मशीन्स, फिनिश गुड्स, ये हमको ब्रिटेन से इंपोर्ट करने पड़ते थे क्योंकि इंडिया के पास सफिशिएंट इंडस्ट्रीज अवेलेबल नहीं थी। एंड इंडिया वाज कंप्लीटली रूल्ड इन द फॉर्म ऑफ अ कॉलोनी बाय द ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स ने अपने फायदे के लिए इंडिया को एक्सप्लॉइट करा फ्रॉम ऑल दी साइड्स, वेदर एज अ कंज्यूमर, वेदर एज अ प्रोड्यूसर, हर तरह से इंडिया को रूल किया गया था। ठीक है बच्चों, ये सब हमने बातें पढ़ी थी विद रिगार्ड टू द फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। बच्चे बोलते हैं सर आपने हमको समझा दिया, पॉइंट्स करवा दिए, हमको बड़ा मजा आ गया, हम याद कैसे करें, हाउ टू लर्न इट। बच्चों कोई बात नहीं, आप लर्निंग की टेंशन ना लो, लर्निंग बहुत आसान है। क्योंकि लर्निंग आसान करने के लिए मैं आपको यहाँ पे कुछ एक्रोनियम लिखवा दूंगा। ठीक है, उस एक्रोनियम के सहारे आप इजीली जो चीजें हैं वो लर्न कर सकते हो। एंड फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का जो एक्रोनिम है बच्चों, वो है सी आई डी साब। ठीक है, सी आई डी साब। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, सी आई डी साब, यू नो व्हाट इज सी आई डी। ठीक है, तो सी आई डी के साब है, मतलब सी आई डी का ऑफिसर है कोई। ठीक है, नाउ व्हाट इज द सी आई डी साब, कुछ मतलब तो होना चाहिए इसका। तो सी का मतलब क्या है, सी का मतलब है कॉलोनियल इकोनॉमी। आप लिखते रहें ताकि आपको याद रहे। सी का मतलब क्या है बच्चों, कॉलोनियल इकोनॉमी। व्हाट इज आई, आई इज द इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस। ठीक है, व्हाट इज डी, डी इज द डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स। बच्चों डी है डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स। ठीक है, व्हाट इज एस, सी आई डी एस इज द स्टैग्नेंट इकोनॉमी। व्हाट इज ए, ए इज द एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस। बच्चों ए क्या है, ए है एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस। एंड व्हाट इज बी, बी इज योर फाइनली द बैकवर्ड इकोनॉमी। क्लियर, बैकवर्ड इकोनॉमी। तो सी आई डी साब, अब इससे आपको लर्न हो जाएगा, देखो हमेशा के लिए। कोई आपसे पूछे व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, योर रिप्लाई शुड बी सी आई डी साब।
ठीक है, ऐसा आप लर्न कर सकते हैं बड़ी इजीली, तो आपको तकलीफ भी नहीं आएगी और जो हमारा कंटेंट है वो भी हमें याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। अब एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, बट उसको मार्क करने से पहले जरा ये वाला बॉक्स आप मार्क कर लीजिए, क्योंकि इस बॉक्स का कनेक्शन जो है वो पहले वाले कंटेंट से है, जो हमने फीचर्स पढ़े थे ना, वहां से इसका कनेक्शन है। फटाफट से इस बॉक्स को आप मार्क कर लो। ये वो इकोनॉमिस्ट है जिन्होंने इंडिया की नेशनल इनकम को और पर कैपिटा इनकम को एस्टिमेट किया था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। फटाफट से मार्क कर लीजिए। हाईलाइटर्स आपने अब तो अरेंज कर ही लिए होंगे। मार्क कर लो बच्चों इस बॉक्स को। Economists who estimated India's national income and per capita income were Dadabhai Nauroji, William Digby, Findlay Shiras, V.K.R.V. Rao and R.C. Desai। क्या एस्टिमेट किया था कि फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी में जो इंडिया की ग्रोथ रेट है नेशनल इनकम के, दैट वाज ओनली 2%, एंड जो पर कैपिटा इनकम की ग्रोथ है इट वाज ओनली 0.5%। बच्चों इतने सारे लोगों ने एस्टिमेट दिए, सबसे अच्छे किसके एस्टिमेट होंगे? सबसे अच्छे एस्टिमेट वी के आर वी राव साहब के माने गए थे, ठीक है ना। वी के आर वी राव जी के सबसे अच्छे एस्टिमेट्स थे। अब ये बात यहाँ पे लिखी हुई नहीं है, बट ये बात एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में लिखी हुई है। तो अब आपको मैंने कहा था कि जो चीजें हमारी टेक्स्ट बुक में नहीं है बट मुझे लगता है कि एनसीईआरटी में है, मैं आपको अलग से लिखवाऊंगा। तो आप देखिए हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर ना काफी सारी स्पेस है। ये आपको बॉक्स के नीचे बहुत सारा खाली स्पेस दिख रहा होगा, तो आप ही उसी स्पेस में नोट कर दो। देखो मैंने यहाँ पे नोट करा हुआ है, वी के आर वी राउज एस्टिमेट्स वर कंसिडर्ड वेरी सिग्निफिकेंट। ये आप लिख लें, वी के आर वी राउज एस्टिमेट्स वर कंसिडर्ड वेरी सिग्निफिकेंट। ये आप ऐड कर लो यहाँ पे, आपके इस बुक में लिखा हुआ नहीं है, आप यहाँ पे लिख डालो। वी के आर वी राउज एस्टिमेट्स वर कंसिडर्ड वेरी सिग्निफिकेंट। जैसे भी आपको लिखना है, पेंसिल से लिखना है, पेन से लिखना है, जो भी आपकी इच्छा हो, बट ये लिखो यहाँ पे। एक्चुअली हमारी बुक के साइड साइड में बहुत सारी स्पेसेस हैं, इसलिए हमें अलग से कॉपी मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। जो भी चीज हमें कम लगेगी वो अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर ही पर नोट कर लेंगे। हो गया बच्चों यहाँ तक? तो पिछला टॉपिक पूरी तरह से ओवर हो गया, फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अब हम सेक्टर वाइज चर्चा अपनी स्टार्ट करेंगे, और सबसे पहली चर्चा अपनी किस चीज को लेकर है? रिगार्डिंग द एग्रीकल्चरल सेक्टर। सो एज वी हैव नोटेड कि इंडिपेंडेंस के वक्त जो इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर है इट वाज एक्सट्रीमली बैकवर्ड। बैकवर्ड हमने क्यों बताया? बिकॉज 72% ऑफ द इंडियाज पॉपुलेशन वाज एंगेज इन एग्रीकल्चर, बट उनका कॉन्ट्रीब्यूशन जीडीपी में केवल 50% था। इससे शो होता है कि एग्रीकल्चर बहुत ही बैकवर्ड था। ऑब्वियस सी बात है, अब अगर एग्रीकल्चर बैकवर्ड है तो बैकवर्डनेस के पीछे कोई ना कोई रीजन भी तो होंगे। मतलब अगर मैं बोलूं कि इंडिया पुअर कंट्री है तो ऐसे तो ना बोल रहा हूं, उसके पीछे कुछ रीजन रहे होंगे, तभी आपको बोलूंगा ना कि इंडिया वाज अ पुअर कंट्री। सो व्हाई वाज इंडियाज एग्रीकल्चर बैकवर्ड? इंडिया के एग्रीकल्चर का स्टेट खराब क्यों था? इसके पीछे क्या रीजंस हैं? तो रीजन क्या है बच्चों, ध्यान देना। सबसे पहला रीजन है लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। बच्चों दो अलग अलग टर्म है, प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी, डिफरेंसेस क्या है समझना। मैंने ये बोला कि मैंने 5 केजी का आउटपुट बनाया, तो 5 केजी का आउटपुट बनाना इज व्हाट? प्रोडक्शन। अब आपको मैंने ये बोला कि मैंने 2 मशीन का इस्तेमाल करके और 5 घंटों का इस्तेमाल करके, मतलब 5 आवर्स में 2 मशीन का इस्तेमाल करके मैंने 5 केजी का आउटपुट बनाया, ये क्या है? प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्शन का मतलब क्या है? टोटल आउटपुट। एंड जो आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड है, मतलब आपने कितनी जमीन का इस्तेमाल करके कितना आउटपुट बनाया, इसको अपन क्या बोलते हैं? प्रोडक्टिविटी। तो इंडिया में इंडिपेंडेंस के वक्त प्रोडक्शन एज वेल एज द प्रोडक्टिविटी बोथ वर एक्सट्रीमली लो। अब प्रोडक्शन अगर लो होगा इसका मतलब क्या होगा कि आपका जो टोटल आउटपुट है वो कम होगा, यानी कि आप लोग अपनी पॉपुलेशन को पूरी तरह से फीड नहीं कर पाओगे, उनकी डिमांड्स को पूरा नहीं कर पाओगे। अगर इंडिया के एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी कम है तो उससे क्या नुकसान होगा? उससे नुकसान ये होगा कि आप बड़ी जमीन का इस्तेमाल कर कर भी जो आउटपुट है वो कम जनरेट कर पाएंगे, ज्यादा आउटपुट जनरेट
नहीं कर पाएंगे। तो प्रॉब्लम क्या थी इंडियन फार्मर्स की? जमीनें तो बड़ी बड़ी हैं, बट बड़ी जमीन इस्तेमाल करने के बाद भी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो बहुत ही कम है। और ऐसा क्यों हुआ करता था? बिकॉज आपके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी, इफेक्टिव इक्विपमेंट्स अवेलेबल नहीं थे। तो यहाँ पे क्या लिखा है देखें जरा, प्रोडक्शन रेफर्स टू द टोटल आउटपुट वाइल productivity refers to the output per hectare of land and these were found to be extremely low। यहाँ पे टेबल में कुछ डेटा गिवन है, वो डेटा आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना ही समझना है कि प्रोडक्शन and the productivity were extremely low at the time of independence। This is one of the reason that why Indian agriculture was backward। आगे देखें जरा, second, high degree of uncertainty। Now Britishers never bothered to create permanent irrigation facilities for agriculture। बच्चों एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए वाटर का होना बहुत जरूरी है। नाउ ड्यूरिंग द ब्रिटिशर्स एरा इंडिया वाज completely dependent on the rainfall। So if there was no proper rainfall in a particular year, there was a total failure of the crops। यानी इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर के लिए, हार्वेस्टिंग के लिए जरूरी क्या था? बारिश का होना जरूरी था। अगर बारिश नहीं आती या अगर बारिश ना आए तो इसका मतलब जो खेती है वो रुक जाया करती थी। तो इसको पूरा कैसे करा जाता? इसको पूरा करने के लिए आपको परमानेंट इरिगेशन फैसिलिटीज क्रिएट करनी पड़ती, यानी कि ट्यूब वेल्स बनाने पड़ते, कैनाल्स बनाने पड़ते। ठीक है, अब वो तो आज के टाइम पे पॉसिबल हुआ है, पहले का टाइम पॉसिबल नहीं था। तो क्योंकि परमानेंट इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, पानी को स्टोर करने की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी एग्रीकल्चर यूज के लिए, इसलिए इंडिया का जो एग्रीकल्चर था इट वाज हेवीली अनसर्टेन, मतलब हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी थी। इट वाज हेवीली डिपेंडेंट ऑन दी रेनफॉल। बात समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गल्फ बिटवीन ओनर्स ऑफ द सॉइल एंड टिलर्स ऑफ द सॉइल। बच्चों अगेन मैं वही बोलूंगा कि जो पॉइंट्स मैंने मार्क नहीं करे वो आपको मार्क करने की जरूरत भी नहीं है, जो पॉइंट्स को मार्क कर रखे हैं यहाँ पे उन्हीं पे आपको ध्यान देना है। हाँ जी, गल्फ, गल्फ का मतलब फाइट, फाइट बिटवीन हुम? द ओनर्स ऑफ द सॉइल एंड टिलर्स ऑफ द सॉइल। अब ये गल्फ क्यों हुआ, ये झगड़ा क्यों हुआ? एक्चुअली बच्चों प्रॉब्लम क्या था कि ब्रिटिशर्स के जमाने में जो लोग जमीन के ओनर्स थे वो जमीन पर काम नहीं करते थे। तो जो जमीनों पर काम कर रहा है, मतलब कि जो खेती वाला काम कर रहा है, उसको अपन क्या बोलते हैं? टिलर, यानी कि टेक्निकली फार्मर। और जो ओनर है उसको अपन कौन बोलते हैं? जमींदार। एक्चुअली ब्रिटिशर्स ने एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट इन्वेंट किया था, जिसको हम पता है क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं उसको जमींदारी सिस्टम। तो ब्रिटिशर्स की पॉलिसी क्या हुआ करती थी? दे अडॉप्टेड अ वेरी अ वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिंग द टैक्सेस फ्रॉम द इंडियंस, और उसका नाम रखा था जमींदारी सिस्टम। तो जमींदारी सिस्टम बेसिकली क्या हुआ करता था? इट वाज अ ट्रिपल पार्टी एग्रीमेंट। उसमें तीन पार्टियां हुआ करती थी। सबसे हेड पार्टी यानी टॉप क्लास पार्टी कौन? ब्रिटिश गवर्नमेंट। उसके अंडर कौन? जमींदार। और जमींदार के अंडर कौन? फार्मर्स या फिर टिलर्स। अब ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी इट वाज सो कनिंग, इतनी चालाक थी कि उसने जो लैंड की ओनरशिप है वो किसको दे दी? जमींदार को दे दी कि ये जमीन तुम रख लो। नाउ फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम द जमींदार, तो मेरे पास अब जमीन आ गई, बहुत बड़ी जमीन अवेलेबल हो गई मेरे पास में। अब मुझे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हर तरह की पावर दे दी कि नीरज सर आपके पास हर तरह की पावर है, आपको अपने कंट्री के लोगों को कूट कूट के, मार मार के, कुछ भी करके टैक्स कलेक्ट करना है और वो टैक्स हमारे पास में लेकर आना है। अब मैं सरकार से ये बोल रहा हूं कि सरकार मेरे लोग तो बहुत गरीब हैं, वो आपको टैक्स कैसे देंगे? बोले वो टैक्स देंगे फूड ग्रेन्स के फॉर्म में। जो हमने आपको जमीनें दी हैं उस जमीन पर प्रोडक्शन करवाओ, और वो प्रोडक्शन जो है उसका कुछ हिस्सा टैक्सेस के फॉर्म में हमारे पास में लेकर आ जाओ, और बदले में उनको खूब मारो, खूब कूटो, जो करना है करो। यू कैन हेवीली एक्सप्लॉइट देम। तो ऐसी पावर जमींदार को किससे मिली? ब्रिटिश गवर्नमेंट से मिली। जमीनों का ओनर बना दिया, जमींदार की लाइफ लग्जरी करवा दी एकदम, उनके लिए घर भी अवेलेबल करा दिया, उनके लिए सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध करा दी। बट गड्ढे में किसको डाल दिया? इंडिया के फार्मर्स को। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा गल्फ क्रिएट हुआ, एक झगड़ा हो गया किसके बीच में? ओनर्स के बीच में और टेलर्स के बीच में। यानी जो ओनर्स थे, जमींदार, हम जैसे लोग, वो मेहनत नहीं करते थे, ठीक है,
और जो फार्मर्स है उनसे मेहनत करवाते थे, ना उनका खर्चा बांटा करते थे, ना फार्म पे मेहनत करते थे, बस टैक्स कलेक्ट करने हर मंथ आ जाया करते थे कि लाओ भैया टैक्स ले आओ, और अगर नहीं दिया जाए तो उनको मारते थे, कूटते थे, ठीक है, बदतमीजी करते थे, तो एक्सप्लॉइट किया करते थे फार्मर्स को। तो यहाँ पे लिखा है द ओनर्स शेयर द आउटपुट बट दे हार्डली शेयर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यानी जो जमींदार हैं, ओनर्स हैं, वो आउटपुट की शेयरिंग तो करते थे, जो फार्मर्स ने प्रोडक्शन करा उसकी तो शेयरिंग कर रहे हैं, कुछ हिस्सा फार्मर्स के पास, कुछ हिस्सा खुद के पास, कुछ हिस्सा सरकार के पास, उसकी शेयरिंग कर ली, बट किसकी शेयरिंग नहीं करी? प्रोडक्शन के खर्चे की शेयरिंग नहीं करी, सीड्स के लिए शेयरिंग नहीं करा, जो भी फर्टिलाइजर या मैन्योर यूज करा उसके लिए शेयरिंग नहीं करा, बाकी प्रोडक्शन में शेयरिंग कर लिया। दे वर मियरली इंटरेस्टेड इन मैक्सिमाइजिंग द रेंटल इनकम। उनका एक ही फोकस था क्या? कि अपनी रेंटल इनकम को मैक्सिमाइज करा जाए। और वो रेंटल इनकम किस फॉर्म में हुआ करता था? इन द फॉर्म ऑफ शेयर ऑफ आउटपुट, ठीक है ना, इन टर्म्स ऑफ शेयर ऑफ आउटपुट, यानी जो भी प्रोडक्शन करा गया है उसके टर्म्स में रेंट कलेक्ट किया जाता था। इसको हम बोलते हैं टैक्स, यानी कि लगान। ठीक है, बात समझ में आ गया? चलिए आगे वही पॉइंट आ रहा है जो आपको मैंने बताया था, लैंड रेवेन्यू सिस्टम अंडर द ब्रिटिश राज। यानी ब्रिटिशर्स ने एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट लॉन्च किया जिसका नाम था जमींदारी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? बेसिकली जो गवर्नमेंट इनकम अर्न करती है, जो गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसीट्स है, उसको अपन क्या बोलते हैं? रेवेन्यू। एंड जो रेवेन्यू रिसीट्स का मेजर फॉर्म होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? टैक्सेस। सो ब्रिटिश गवर्नमेंट यूज टू कलेक्ट टैक्सेस इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट। और ये जो आउटपुट है वो कलेक्ट कहां से कर रहे थे? अपन फार्मर से कलेक्ट कर रहे थे, और फार्मर से आउटपुट कलेक्ट करके कौन लाकर दे रहा था? जमींदार। तो देखे जरा यहाँ पे क्या लिखा है, जमींदार वर रिकॉग्नाइज्ड एज द परमानेंट ओनर्स ऑफ द सॉइल। जमीनों का मालिक जमींदार को बना दिया गया। जमींदार वर टू पे अ फिक्स्ड सम टू द गवर्नमेंट एज लैंड रेवेन्यू। जमींदार को कहा गया कि आप हमें आकर एक फिक्स्ड सम प्रोवाइड करेंगे। जमींदार वर फ्री टू एक्सट्रैक्ट एज मच फ्रॉम द टिलर्स ऑफ द सॉइल एज दे कुड। और वो फार्मर से कितना भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? बाय अनलिमिटेड एक्सप्लॉइटेशन। कोई लिमिट ही नहीं है, जितनी बदतमीजी करनी है उतनी कर लो, जितना मारपीट, जितना झगड़ा करना है, जितना हरेसमेंट करना है, आपको जो करना है वो कर लो, बस हमारे पास क्या लाकर दे दो? टैक्स लाकर दे दो। जमींदारी सिस्टम, अ ट्रिपल पार्टी एग्रीमेंट, अ ट्राइंगुलर रिलेशनशिप बिटवीन हुम? बिटवीन द गवर्नमेंट, द ओनर एंड द टिलर। गवर्नमेंट यानी सुप्रीम अथॉरिटी, ओनर कौन? यानी कि जमींदार, और टिलर कौन? हमारे इंडिया के फार्मर्स। ठीक है, बात समझ में आ गई? नेक्स्ट क्या आ रहा है? फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर। बच्चों बहुत ही गजब का पॉइंट है, ध्यान देना। जिस समय इंडिया आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहा था, उस टाइम पे ब्रिटिशर्स बड़ा एंजॉय कर रहे थे। क्यों एंजॉय कर रहे थे? क्योंकि ब्रिटिशर्स की जो होम कंट्री थी ग्रेट ब्रिटेन, वहां पे स्टार्ट हो चुका था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। नाउ व्हाट इज मेंट बाय इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन? जब इंडस्ट्रीज का बहुत रैपिड डेवलपमेंट होता है एंड यू स्टार्ट शिफ्टिंग योर ऑक्यूपेशन फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी सेक्टर, यानी आप एग्रीकल्चर को त्याग कर इंडस्ट्रीज डेवलप करना स्टार्ट करते हो, इसको अपन क्या बोलते हैं? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो जहां पे इंडिया के फ्रीडम फाइटर्स इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाकर लड़ाई लड़ रहे थे आजादी की, ठीक है, गांधी जी अपने पूरे एफर्ट लगा रहे थे, वहां पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो बड़ी बदतमीजी से अपनी इंडस्ट्री सेटअप करे जा रही थी, जिसके लिए उसे क्या चाहिए थे? रॉ मटेरियल्स। क्योंकि इंडस्ट्री को चलाने के लिए हमें रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो अब ये रॉ मटेरियल अपन कहां से एक्वायर करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, रॉ मटेरियल मिलता है एग्रीकल्चर सेक्टर से। तो अब ब्रिटिशर्स ने क्या चालाकी वाला काम करा? हमारे इंडियन फार्मर्स को बेवकूफ बनाया। कैसे बेवकूफ बनाया? उनको ये बोला कि देखो आप लोग अपनी जमीनों पर ये क्या उगाते रहते हो? वीट उगा रहे हो, राइस उगा रहे हो, इससे आपको क्या इनकम होगी? कुछ भी नहीं होगी। एक काम करो, इन सब चीजों को उगाना छोड़ दो, इनको ग्रो करना छोड़ दो, इनकी क्रॉपिंग ही मत करो, राइस मत ग्रो करो, वीट मत ग्रो करो, इससे कुछ नहीं होता, पैसा नहीं आता। बोले पैसे आने वाला कुछ सामान जो है ना वो बनाना शुरू करो। ऐसा ब्रिटिशर्स ने एक प्रपोजल दिया फार्मर्स को। अब बेचारे हमारे इंडियन फार्मर्स बहुत ही इलिटरेट हुआ करते थे, दिमाग बहुत कम लोगों के पास में हुआ करता था, और वो इस चाल के अंदर फंस गए। कैसे फंसे? अब ध्यान देना। तो ग्रेट ब्रिटेन में एस्टैब्लिश होने लगी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज।
अब बच्चों ये जो कपड़े की इंडस्ट्री है, वहां पे बहुत हैवी क्वांटिटी में आपको डाइंग करना पड़ता है। डाइंग समझते हैं आप? ठीक है ना, मरना नहीं, वो डाइंग मरने वाला नहीं, डाइंग का मतलब वो कपड़े के अंदर रंगाई करी जाती है ना, उसको अपन डाइंग बोलते हैं। उस डाइंग के लिए हमें नील चाहिए होती है, उस नील को अपन क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इंडिगो। ठीक है ना, तो इंडिगो की रिक्वायरमेंट थी। तो अब ब्रिटिशर्स ने क्या गेम खेला, उन्होंने हमारे इंडियन फार्मर्स पे ये बोला कि आप काम करो, ये जो आप फूड क्रॉप्स ग्रो कर रहे हो अपने अपने लैंड पे, उसको त्याग दो और उसकी जगह पर इंडिगो ग्रो करो। और ये फोर्सफुली करा गया। कैसे? अगर कोई फार्मर हां नहीं करता इंडिगो ग्रो करने के लिए, तो उसको मारेंगे पीटेंगे और फिर हां बुलवाएंगे। और जो फार्मर अपनी इच्छा से हाँ बोलेगा, उसको बहुत सारा कैश इंस्टेंटली पे कर देंगे कि लो भैया कैश ले लो और हमारे लिए इंडिगो ग्रो करना स्टार्ट करो। बेचारे बहुत सारे इंडियन फार्मर्स ने वो कैश के लालच में आते हुए कि सरकार हमको पैसा दे रही है इंडिगो ग्रो करने के लिए, उन्होंने इंडिगो की क्रॉपिंग स्टार्ट कर दी। अब उससे दो नुकसान हुए। जैसे ही इंडिया के मोस्ट ऑफ द लैंड पे इंडिगो ग्रो होना स्टार्ट हो गया, और प्रॉब्लम क्या होती है कि जब एक लैंड पे आप इंडिगो ग्रो कर लेते हो, तो वो लैंड इनफर्टाइल हो जाता है। यानी कि अब उस पे फूड क्रॉप्स को ग्रो करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि इंडिगो आप कंज्यूम तो नहीं कर सकते ना। इंडिगो तो इंडस्ट्री में कपड़े के लिए काम आएगा, नील नील के लिए काम आएगा। आपने सुना होगा ना, नील अपन हिंदी में यूज करते हैं, घरों में यूज होती है नील। सफेद कपड़े में नील डाल देते हैं, थोड़ा सा नीलापन आ जाता है। आता है ना, देखा होगा आपने, नहीं देखा तो आप देखना, उजाला ब्रांड का नील आता है। ठीक है ना, सुना होगा आपने इसके बारे में। तो इंडिगो की जो है क्रॉपिंग स्टार्ट करने के बाद इंडिया के अंदर भुखमरी फैल गई, इंडिया के अंदर फूड ग्रेन्स की कमी हो गई। तो फूड ग्रेन्स अवेलेबल नहीं थे। अब प्रॉब्लम क्या हुआ कि इंडिया को अपने फूड की रिक्वायरमेंट्स के लिए भी ब्रिटेन से फूड इंपोर्ट करना पड़ रहा था। तो आप देखो, ब्रिटेन ने दो जगह से कमाई करी इंडिया से। पहली बात तो जो उसको रॉ मटेरियल्स चाहिए इन द फॉर्म ऑफ इंडिगो, वो इंडिया से अवेलेबल हो गया। और दूसरी बात, जो फूड क्रॉप्स इंडियंस को चाहिए थे खुद का पेट भरने के लिए, वो ब्रिटेन ने इंडियंस को बेचना शुरू कर दिया। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन। यानी पहले इंडियन फार्मर्स कमर्शियल पर्पस से फार्मिंग नहीं कर रहे थे, अपने खुद का पेट भरने के लिए फार्मिंग कर रहे थे, सबसिस्टेंस के लिए फार्मिंग किया करते थे। बट ब्रिटिशर्स ने उसको इस तरह से ल्योर करा, इस तरह से फोर्स करा कि एग्रीकल्चर को कमर्शियलाइज करो और फूड क्रॉप्स की जगह पर कैश क्रॉप्स बनाना शुरू करो। जिससे पैसा आता है वो बनाओ, जिससे पेट भरते हैं वो नहीं, जिससे पैसा आता है वो बनाओ। अगर पैसा होगा तो पेट अपना भर लोगे, बट ऐसा कभी हुआ नहीं। ठीक है, सो कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर रेफर्स टू शिफ्ट फ्रॉम कल्टीवेशन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। जो खुद का पेट भरने के लिए एग्रीकल्चर की एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे थे, कल्टीवेशन कर रहे थे, वो ना करके मार्केट के लिए कल्टीवेट करो। यानी कि कैश क्रॉप्स की कल्टीवेशन को बढ़ा दो। उससे क्या हुआ? फार्मर्स वर फोर्स टू शिफ्ट टू कमर्शियल क्रॉप्स लाइक इंडिगो फ्रॉम द कन्वेंशनल सबसिस्टेंस क्रॉप। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इंडिगो वाज हेवीली रिक्वायर्ड बाय द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन ब्रिटेन फॉर डाइंग एंड ब्लीचिंग ऑफ द टेक्सटाइल। बात समझ में आ गया? यानी अगर अपन देखें तो इंडियन एग्रीकल्चर वाज एक्सट्रीमली बैकवर्ड। ठीक है, एक और बहुत बड़ा झटका लगा था इंडिया को इंडिपेंडेंस के वक्त। क्यों लगा था बच्चों? आपको मालूम है कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, उसी टाइम पर पाकिस्तान भी इंडिपेंडेंट हुआ था, अपन से एक दिन पहले। पाकिस्तान गॉट इट्स इंडिपेंडेंस ऑन 14th ऑफ जुलाई एंड इंडिया गॉट ऑन 15th ऑफ जुलाई। तो दोनों ने ऑलमोस्ट आसपास ही अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करा था। बट पाकिस्तान को जब इंडिपेंडेंस मिला, उससे पहले पाकिस्तान एक अलग कंट्री बन चुका था, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हो गया था। मतलब इंडिया के हमने कुछ पार्ट्स को पाकिस्तान की ओर से, मतलब पाकिस्तान को डोनेट कर दिया था, ऐसे ही मान के चलेंगे अपन। यानी इंडिया पाकिस्तान का डिवीजन हुआ था। तो ये जो इंडिया पाकिस्तान का डिवीजन हुआ, उससे इंडिया को बड़ा नुकसान हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि इंडिया के पास बहुत सारा इरिगेटेड लैंड और फर्टाइल लैंड पंजाब के साइड पे अवेलेबल था। अब वो जो लैंड है वो पार्टीशन के बाद कहां चला गया? पाकिस्तान में चला गया, ईस्ट पाकिस्तान में चला गया। उससे इंडिया की जूट मिल्स को बहुत बड़ा खतरा पहुंचा, क्योंकि जो इंडिया का मेजर जूट मिल्स का एरिया था, ठीक है, वो कहां चला गया? पाकिस्तान के पास चला गया, बिकॉज ऑफ द पार्टीशन।
उससे इंडिया का एग्रीकल्चर का स्टेट और खराब हो गया। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं बच्चों जो ये बताते हैं कि इंडिया के एग्रीकल्चर की कंडीशन क्या थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। राइट, तो बच्चों आप मार्क करना स्टार्ट करें। और ये जो मैंने पार्टीशन वाला पॉइंट बोला वो आपको नोट करवाऊंगा मैं। हम लोग इस पॉइंट पर थे, आप मार्क करना स्टार्ट करेंगे। एग्रीकल्चरल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। बॉक्स वाला कंटेंट आप पहले से मार्क कर चुके हैं, बाकी कंटेंट को मार्क करें। फर्स्ट इज लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। एंड बच्चों बिलीव में जितना मैं मार्क करवा रहा हूं उतना मोर देन सफिशिएंट है, इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखो, कहीं ना कहीं आपको मुझ पर ट्रस्ट करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो फिर ठीक है, आप पूरी पूरी किताब पढ़ लो, किसी ने मना नहीं कहा। आई डोंट हैव एनी डाउट इन इट, बट आई थिंक आपके लिए बेनिफिशियल ये है कि एक रीजनेबल लेवल पे स्टडी करी जाए, जितनी रिक्वायर्ड है उतनी करी जाए, क्योंकि यहाँ पे 12 मार्क्स का वेटेज है एंड 12 मार्क्स के लिए चैप्टर्स बहुत सारे हैं। तो जितना अपन यहाँ पे लिमिटेड पढ़ाई करेंगे, ठीक है, और जितनी रिक्वायर्ड है उतनी करेंगे, जो हमारा एनसीईआरटी सपोर्ट करता है, अगर हम उतनी करेंगे तो सफिशियंट है ना, इसमें दिक्कत क्या है। बच्चों फटाफट से मार्क करते हुए चलो। आई एम फ्लिपिंग द पेजेस, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना अपने को ज़्यादा। जो भी चीज़ हाईलाइट करी है फटाफट से मार्क करो। गल्फ का मतलब है फाइट या डिवाइड, तो यू कैन से डिवाइड बिटवीन ओनर्स ऑफ द सॉइल एंड टिलर ऑफ द सॉइल, या फिर फाइट या फिर गल्फ, आपको जैसे भी याद रहे वैसे मार्क कर लेना। ओनर्स यहाँ पे हैं जमींदार और टिलर्स हैं फार्मर्स।
जहां पे ये लिखा है लैंड रेवेन्यू सिस्टम, यहां पे आप इस तरह से मेंशन कर सकते हैं जमींदारी सिस्टम। मतलब इस पॉइंट का एक और नाम हो सकता है जमींदारी सिस्टम। ठीक है, इससे आप बेटर तरीके से लर्न कर पाएंगे। जमींदारी सिस्टम या फिर लैंड रेवेन्यू सिस्टम अंडर द ब्रिटिश राज। So it was basically a triangular system where the three parties were the government, the owners, and the tillers. जमींदार को परमानेंट ओनर माना गया था। बच्चों यहां तक का मार्किंग कर लिया सबने। अब ये बॉक्स अपन बाद में करेंगे। ये जो लेफ्ट हैंड साइड में आपको बॉक्स दिख रहा है इसको अपन बाद में करेंगे। अभी केवल आप ये मेन मेन पॉइंट्स मार्क करो। लास्ट पॉइंट है फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो बच्चों इन सभी पॉइंट से मालूम चलता है कि जो इंडिया का एग्रीकल्चर था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इट वाज एक्सट्रीमली बैकवर्ड, इट वाज हाईली स्टैग्नेंट। ये हमारा कंक्लूजन है बच्चों। तो बच्चों ये वाले पॉइंट्स मार्क हो जाने के बाद में जो आपको मैंने पार्टीशन का पॉइंट बताया था कि पार्टीशन की वजह से भी इंडियन एग्रीकल्चर को काफी नुकसान पहुंचा, और पार्टीशन होने की वजह से जो इंडिया का मोस्ट इरिगेटेड लैंड था जहां पे अच्छा इरिगेशन अवेलेबल था वो ईस्ट पाकिस्तान के पास में चला गया। आज के जमाने में हम उस ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। तो बच्चों यहां पे ध्यान दें, लिखा है पार्टीशन ऑफ द कंट्री एंड इट्स इंपैक्ट। दिस इज ऑन पेज नंबर 8 ऑफ योर बुक, आपके टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 8। इसके लेफ्ट हैंड साइड में आपको ये अलग से दो इंफॉर्मेशन नोट करनी है। ठीक है, ये मैंने आपके एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक से उठाया है, जो हमें इस बुक के अंदर अवेलेबल नहीं है, तो आपको ये एक्स्ट्रा नोट करना पड़ेगा। और ये आपका एक नया पॉइंट है, इम्पैक्ट ऑफ पार्टीशन ऑन द कंट्री। ठीक है, यानी इंडिया के एग्रीकल्चर पे पार्टीशन का क्या इम्पैक्ट था। सो द इम्पैक्ट वाज नेगेटिव, और ये हमें दो पॉइंट से मालूम चलता है। अ साइजेबल पोर्शन ऑफ अनडिवाइडेड कंट्रीज हाईली इरिगेटेड एंड फर्टाइल लैंड वेंट टू पाकिस्तान। यानी जब इंडिया को डिवाइड नहीं किया गया था इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान, तो जो इंडिया का लैंड था विच वाज हाईली फर्टाइल एंड इरिगेटेड, इट वेंट टू पाकिस्तान। और जो इंडिया की जूट इंडस्ट्री थी वो ऑलमोस्ट किसके पास में चली गई, ईस्ट पाकिस्तान के पास में, जिसको आज के जमाने में हम क्या बोलते हैं, बांग्लादेश, यानी बंगाल के साइड पर अवेलेबल थी।
तो ये 2 पॉइंट आपको लिखना है। आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर बहुत सारी स्पेस अवेलेबल है। ये जो पेज नंबर 8 है उसके लेफ्ट हैंड साइड पर काफी सारी स्पेस खाली है ऊपर और नीचे, ठीक है ना, आपको दिख भी रहा होगा। जैसे मेरी टेक्स्ट बुक के अंदर खाली है वैसे आपकी भी खाली पड़ी होगी। वहीं पे आप ये 2 बॉक्स बनाकर लिख लो ये वाले पॉइंट। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये जो पॉइंट है पार्टीशन वाला, वो भी आपको ये एग्रीकल्चर के साथ में जोड़ना है। यानी जो भी हमने एग्रीकल्चर के पॉइंट्स पढ़े उसके साथ में ये पार्टीशन वाला पॉइंट और ऐड हो जाएगा एज अ न्यू पॉइंट। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा लास्ट पॉइंट था वो था कमर्शियलाइजेशन का, तो अब उसके बाद ये वाला पॉइंट है इसमें पार्टीशन का पॉइंट, ठीक है। तो एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने आपको ऐड करवाया है। जरा कॉपी कर लो ये दोनों पॉइंट्स जो मैंने यहाँ पे बॉक्सेस के अंदर बनाए हैं, पेज नंबर 8 पे नोट करना है इसको। बच्चों हो गया कॉपी? तो ये हमारा एग्रीकल्चर का जो स्टेटस है वो कंप्लीट हुआ बच्चों। अब यहाँ पे हमने कौन कौन से पॉइंट्स देखे? सबसे पहला था लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। सेकेंड पॉइंट था हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। थर्ड पॉइंट को मैंने स्किप कर दिया क्योंकि वो ऑलरेडी मिक्सअप हो चुका है किसी और पॉइंट के साथ में। गल्फ बिटवीन ओनर्स ऑफ द सॉइल एंड टेनर्स ऑफ द सॉइल, लैंड रेवेन्यू सिस्टम यानी कि जमींदारी सिस्टम, फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर एंड द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ पार्टीशन। ये सब पॉइंट्स हमने कवर करे ऑन द स्टेटस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो बच्चों ये समझ में आ गया है सबको। अब हम ये देखें कि इसको याद कैसे करेंगे। सो एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस कैन बी लर्नड by the following acronym. It is Gulf's partition. Gulf's partition. बच्चों बड़ा सिंपल सा एक्रोनियम है गल्फ्स पार्टीशन। मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे सभी पॉइंट्स का मतलब क्या है। गल्फ्स पार्टीशन में जी, सो जी का मतलब इटसेल्फ यहाँ पे क्या है, गल्फ बिटवीन द ओनर्स ऑफ द सॉइल एंड टिलर्स ऑफ द सॉइल, ये है जी, ठीक है। फिर आता है यू, सो यू इज योर हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। एल, एल का मतलब है यहाँ पे लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। मार्क करते जाइए बच्चों। एग्रीकल्चरल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस को याद करने का तरीका है गल्फ पार्टीशन, गल्फ का पार्टीशन, ठीक है। तो यहाँ पे जी था गल्फ बिटवीन द ओनर्स एंड टिलर्स ऑफ द सॉइल,
U था हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, L था लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, F इज द फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन, F is the forced commercialization of the agriculture. S का मतलब है यहाँ पे सिस्टम ऑफ जमींदारी, ठीक है, या फिर लैंड रेवेन्यू सिस्टम, ये है S का मतलब, जमींदारी सिस्टम या फिर लैंड रेवेन्यू सिस्टम, ये है आपका S, ठीक है। तो गल्फ्स पार्टीशन, पार्टीशन का पॉइंट अलग से यहाँ पे है, ये देखो लेफ्ट हैंड साइड पे हमने पार्टीशन का डिस्कशन करा ना, तो गल्फ्स पार्टीशन, इससे आप याद रख पाएंगे द स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इज दैट क्लियर? तो बच्चों आज की क्लास के अंदर हमने एक और टॉपिक कंप्लीट किया एंड वी अंडरस्टूड कि इंडिया को किस तरह से ब्रिटिशर्स ने एक्सप्लॉइट किया इन द सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर। अपनी फर्दर क्लासेस के अंदर हम डिस्कस करेंगे किस तरह से ब्रिटिशर्स ने फॉरेन ट्रेड में और इंडस्ट्रीज के मामले में भी एक्सप्लॉइट किया था इंडिया को, और फिर उसके बाद में हम समझेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस क्या था और इंडिया का डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्या था। इसके बाद जो हमारा ये फर्स्ट टॉपिक है यानी फर्स्ट चैप्टर जो है वो ओवर होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।